अब वह सम्मानजनक क्षण आ गया है जब हम अपने विशेष अतिथि को मंच पर अपने भाषण देने के लिए, जिन्होंने अपने जीवन में कई उपलब्धियां हासिल की है और समाज में एक प्रेरणादायक व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। आइए जी। आप सभी को एक ही शब्द मुझे आता है, वणक्कम। इसके अतिरिक्त नहीं आता, लेकिन कोशिश करूँगा कि आपको सरल भाषा में कुछ बातें कहूँ। मैं जब उज्जैन से चला तो हमारे मित्रों ने पूछा था कि तमिलनाडु में हिंदी जानने वाले बहुत कम लोग हैं, आप वहाँ क्या करोगे और किनसे मिलोगे। संयोग है आप तो, मैंने कहा कि वहाँ कहीं न कहीं कृष्ण मूर्ति मिलेंगे, शिव मूर्ति मिलेंगे, गुरु मूर्ति मिलेंगे, इनको याद कर लेंगे। और यहाँ आने के बाद कृष्ण मूर्ति मिल गए, गुरु मूर्ति मिल गए, और इन सब के बीच में कहीं न कहीं 10 साल निकल गए। ये बहुत बड़ी बात है। फिर मैंने उनसे ये भी कहा कि जिस प्रदेश से हिंदी का स्वर्ण युग बना है, मैं वहीं जा रहा हूँ। कैसे बना? आप सभी जानते हैं कि जो हमारा भक्ति युग है, उस भक्ति को लेकर के रामानंद गए थे यहाँ के आलवार और नयनमार संतों के माध्यम से। तो मैं उस मूल प्रदेश में जा रहा हूँ जहाँ से हिंदी का स्वर्ण युग बनता है, क्योंकि भक्ति के भूगोल ने आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, आसाम होते हुए ब्रज प्रदेश में गए और वहाँ जिस कृष्ण मूर्ति को देखा, भक्ति मूर्ति को देखा, वहाँ कहीं न कहीं तुलसीदास बने, वहाँ कहीं कहीं सूरदास बने और पूरा का पूरा भक्ति युग आ गया। तो ऐसे में दिक्कत नहीं होगी। दूसरा मैं ये भी कहूँगा, यद्यपि मैं तमिल समझ नहीं पाता, लेकिन जब गोविंद राजन जी को सुन रहा था तो मुझे लगता है उनकी ज़बान में ही भरतनाट्यम है। मतलब आप देखिए कैसे बोल रहे हैं, उनकी भाव मुद्राएं किस प्रकार की हैं। तो इसीलिए ये कब होता है? जब हृदय और बॉडी लैंग्वेज एक साथ हो जाते हैं। जब तक हार्ट और बॉडी लैंग्वेज एक साथ नहीं होते तब तक ये बात नहीं आती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हर प्रदेश की जो मातृभाषा है, तमिल है, उड़िया है, ये हमारा हृदय है। और जब हम पूरे देश में निकलते हैं तो केरल से शंकराचार्य को लेकर निकलते हैं, रामानुजम को लेकर निकलते हैं, वल्लभाचार्य को निकलते हैं, और कश्मीर और असम तक चले जाएं तो ये राष्ट्र की आत्मा मिलती है। हिंदी इस रूप में राष्ट्र की आत्मा है, लेकिन हृदय हमारा तमिल है। ये हमारी एकता की निशानी है। और ऐसा नहीं है कि इसको पहले याद नहीं किया गया, याद किया गया है। कालिदास कहाँ के थे आज तक पता नहीं है, कालिदास कहाँ के रहने वाले थे आज तक पता नहीं है। लेकिन जब उन्होंने कहा था कि उत्तर में हिमालय नाम का नगाधिराज है, तो वो पूरे देश का पर्वत राज हो गया। और जब निराला ने कहा श्रीलंका पतदल शतदल, लंका हमारे चरणों में मौजूद है, और वहीं से हम देवी की आराधना के रूप में पूरे देश को याद करते हैं। विवेकानंद भी सबसे पहले यहाँ आए विवेकानंद शिला स्मारक पर, और पूरे देश को उन्होंने यहाँ से शुरू होकर के झांका। आप देखिए, और गांधी की तो बात ही और है। गांधी तो यहाँ के समधी हैं। समधी जानते हैं आप? लड़के और लड़की की शादियाँ जब होती है तो उनके माता पिता ये समधी होते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ की राजगोपालाचार्य की बेटी लक्ष्मी का विवाह गांधी जी के पुत्र देवदास के हुआ था। इससे अधिक बायोलॉजी और क्या हो सकती है? आप बताइए, इससे बड़ा और संबंध क्या हो सकता है? तो इसी रूप में हम याद करते हैं कि केवल भाषाएं तो संवाद के लिए होती हैं, भाषाएं तो मित्रता के लिए होती हैं, भाषाएं तो ज्ञान के अर्जन के लिए होती हैं। और परस्पर संवाद के डायलॉग करके तमिल के ज्ञान को हिंदी में लिया, हिंदी के ज्ञान को तमिल में दिया। मैं तो अंग्रेजी से भी यही बात कहता हूँ, अंग्रेजी का कोई विरोध नहीं है, लेकिन जिस देश में हम रहते हैं वहाँ के प्रांतों की भाषा हमारा हृदय प्रदेश है, और जिस देश में रहते हैं उसकी भाषा हिंदी के रूप में। क्योंकि गांधी जी ने 3 बातें रखी थी, सबसे सरल भाषा हो, दूसरा ये कि अधिकतर लोग उसे बोलते हों, ज़्यादातर लोग उसे बोलते हों, और
ये जो बातें हैं, ये बातें कहीं न कहीं बताती है कि देश की स्वतंत्रता के लिए, स्वराज्य के लिए, एक होने के लिए किसी एक भाषा की बोलचाल में जरूरत पड़ेगी। ये नहीं कह रहे हैं कि शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, ये नहीं कह रहे हैं कि प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन की भाषा होनी चाहिए, ये नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि अगर दक्षिण से कोई व्यक्ति उत्तर में आए तो अपनी बोलचाल का काम निकाल सके, कहाँ भोजन करना है, कहाँ जाना है, ऑफिस कहाँ है, ये काम निकाल सके। तो ये जो सर्वमान्य भाषा के रूप में उस समय सभी प्रांतों के लोगों ने कहा था, चाहे पंजाब के लाला लाजपत राय हों और चाहे यहाँ राजगोपालाचार्य हों, चाहे असम के हों। और हमारी माइथोलॉजी में और हमारे इतिहास में, हमारी रचनाओं में आप देख लीजिए, ययाति को महाराष्ट्र में खांडेकर जी ने उपन्यास लिखा, उसको ज्ञानपीठ में छापा, वो अखिल भारतीय बना। ययाति अलग ने मृत्युंजय को असमी में लिखा, हमारा ये हिंदी की शक्ति बन गई। यहाँ के अब मैं अभी बात कर रहा था, एक भोपाल में सम्मेलन हुआ था, ऑनलाइन ही हुआ था, तो उसमें यही बात मैंने पूछा यहाँ के लोगों से कि कंबन के रामायण के अतिरिक्त तो और कोई, बोले साहब यहाँ 50 रामायण हैं। आप सोचिए, मतलब यहाँ 50 रामायण हैं तमिल में, आप किसकी बात कर रहे हैं? राम नाटक की बात कर रहे हैं या कंबन की बात कर रहे हैं? और जब मैं तिरुकुरल के, अभी एक सज्जन ने किताब लिखी जो पंजाब नेशनल बैंक में एरिया मैनेजर थे, आपके व्यवसाय में, आपका जो प्रोफेशन है उसमें तिरुकुरल किस तरह से कामयाब हो सकता है, और उसका जो अनुवाद देखा तो केवल हिंदी में नहीं था, बोली में था। तो मुझे लगा कि इनमें जो बातें कही गई है वो तो पूरे देश में के लायक है और आज के जो प्रबंधन है उनके लायक है। तो इसीलिए हम अगर भारतीय भाषाओं में जो हमारा साहित्य है वो हिंदी में लाने की चेष्टा करें और सरकार पर ये दबाव डालें कि भारतीय भाषाओं के साहित्य का अनुवाद अगर हिंदी में हो और वहाँ की लाइब्रेरियों में ख़रीदा जाए, तो आप देखिए एकता की बात होगी। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है हर भाषा की कम से कम 100 कृतियाँ इस तरह की हैं जो अगर हिंदी में आए और हिंदी की कृतियाँ उसमें आए तो ये संवाद की भाषा होगी, अनुवाद की भाषा होगी। दूसरी बात आपसे कहना चाहूँगा, हिंदी को राष्ट्रभाषा बने न बने मैं बहुत जोर नहीं देता हूँ। मैं इस बात पे जोर देता हूँ, हिंदी आज विश्व की भाषा बन चुकी है, आज उसके कोई इनकार नहीं कर सकता। हम इसे माने न माने हमारे मतलब, लेकिन आप देखिए विश्व का हर 5वां व्यक्ति जनसंख्या के हिसाब से वो हिंदी जानता है। संसार के 200 देशों में हिंदी का कोई न कोई जानकार है। आप देखिए हमारा जो एरिया हमने छोड़ दिया है, तमिलों ने छोड़ दिया है। सबसे पहले कराटे का काम देने वाला, कराटे सिखाने वाला चेन्नई था, जो कंबोडिया और चीन पहुंचा। ये तो हमने ज्ञान के मार्ग खोल दिए, बंद कर दिए भाषाओं के माध्यम से। वरना तो आप देखिए हमारा ये ज्ञान का जो मार्ग है इन भारतीय भाषाओं में जो भरा हुआ है वो किस प्रकार का है। आप देखिए 200 कम से बाहर के 200 विश्वविद्यालयों में, 160 विश्वविद्यालयों में कम से कम हिंदी पढ़ाई जाती है। आप देखिए कि अब अमेरिका में हम बराबर देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हिंदी के स्कूल खुलने चाहिए क्योंकि यहाँ हिंदी भाषाओं की संख्या सबसे अधिक हो गई है। आप छोड़िए ये सिंगापुर, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और ये पूरा का पूरा पूर्वी द्वीप समूह है, ये तो हमारी ही संस्कृति है। सिंगापुर क्या अलग है, श्रीलंका क्या अलग है क्या? ये हमारी संस्कृति का है। आप देखिए कैरेबियन देश जिसे अपन कहते हैं, फिजी, मॉरिशस, ये जो 8-10 देश हैं, वहाँ फिजी में तो राष्ट्रभाषा के रूप में है। क्या नेपाल हिंदी से अलग है? तो मेरा ये तात्पर्य था कि अब इंग्लैंड में देख लीजिए हिंदी के कितने स्कूल खुले हैं। तो मेरा ये तात्पर्य था कि हिंदी को क्या बनना चाहिए। मैं कहता राष्ट्रभाषा बने न बने, विश्व भाषा बने न बने, हिंदी को बाजार की भाषा तो बन चुकी है। आप देखिए ठंडा यानी कोका कोला, तो कोका कोला को भी बिकने के लिए ठंडा तो चाहिए। आप देखिए ये अपन कोलगेट करते हैं, कोलगेट से, लेकिन कोलगेट बेचने वाली कंपनी विदेशी है, इसके बाद भी उसे लिखना ही पड़ता है वेद शक्ति, लिखना ही पड़ता ना। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि यदि हम इस सांस्कृतिक टच को समझेंगे तो वो तो हमारी संस्कृति से व्यापार कर रहे हैं, तो हम क्या संस्कृत की, हिंदी की, तमिल की प्रकृति से विश्व में बाजार नहीं बना सकते क्या? आज सबसे बड़ी ताकत ग्रंथ नहीं है,
आज सबसे बड़ी ताकत आपके प्रदेश नहीं है, सबसे बड़ी ताकत है कि जिस बाजार, विश्व बाजार में आप खड़े हैं, आप अपनी चीज़ को किस तरह से बेच सकते हैं। आप जितनी बेचेंगे उतनी मार्केट खुलेगा। और भारत तो आप जानते हैं 140 करोड़ का मार्केट है, और अब बढ़ने वाला और है कि चीन घटने वाला है। वहाँ जनसंख्या की प्रॉब्लम दूसरी तरह की है। और सबसे बड़ी बात है, चीन में आसान होगा, लेकिन मंदारिन को सीखना, जो चित्रलिपि है, वहाँ की लिपि है, उसको सीखना बड़ा मुश्किल है। 50,000 सिंबल्स हैं, आप किस किस को सीखेंगे? इसकी तुलना में आप देख लीजिए, हम कहते हैं साहब कि हिंदी में जो अक्षर हैं उनको बहुत ज़्यादा हैं, दिक्कत होती है। तमिल आसान है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि क और ग एक होता है, यहाँ कम में काम चल जाता है। अंग्रेजी में कम में काम चल जाता है। पर ये भी सोचिए, संस्कृत के स्वर जब आप तमिल में गाते हैं तो उसकी ध्वन्यात्मकता, आवाज़ कितनी साफ़ होती है, क और ख कितना साफ़ होता है। तो इसीलिए मैंने कहा इतनी मात्राएं हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, तकलीफ़ होती है, लेकिन कंप्यूटर के हिसाब से और हमारी ध्वनियों के हिसाब से बड़ी समृद्ध भाषा है। और सबसे बड़ी बात है कि यदि देवनागरी में भी तमिल को लिख लिया जाए तो 40% शब्द तो संस्कृत के और हिंदी के समान हो जाएंगे। तो इसका तात्पर्य हुआ कि भक्ति आपकी, आत्मा आपकी, संस्कृत के शब्द पूरे देश में देख लीजिए 40% मिल जाएंगे। तो ऐसे में अपने को लगता है कि इस देश के बाजार की मजबूती के लिए प्रादेशिक भाषाओं को मजबूत होना चाहिए। प्रादेशिक भाषाओं में बहुत अच्छा साहित्य लिखा जाना चाहिए। प्रादेशिक भाषाओं के साहित्य का अनुवाद भारत की राष्ट्रभाषा, जिसे आप हम चाहते हैं, या कम से कम संपर्क भाषा कहते हैं, राजभाषा कहते हैं, उसमें होना चाहिए। भाषाएं लदने के लिए नहीं हैं। ये जो कहा जाता है कि हिंदी को लादा जा रहा है या तमिल को लादा जा रहा है, नहीं, ये अपनाने की भाषा है। क्योंकि दो हृदय मिलते हैं तो दोनों धड़कते हैं, कोई एक नहीं धड़कता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि हिंदी और भारतीय भाषाओं का सम्मान इस रूप में करें। एक अंतिम बात कहकर अपनी बात समाप्त करूँगा। जिस देश के पास 22 भाषाएं तो संविधान में लिखी हुई हैं, 600 बोलियां हैं, और बोलियां भी किस प्रकार की, यहाँ की तमिल कन्याकुमारी वालों को समझ में कम आती होगी। नागपुर में मराठी बोलने वालों को और पूना में बोलने वालों को मराठी कम समझ में आती होगी। राजस्थान में भी आप देखें, जो उदयपुर में बोला जाता है और जोधपुर में बोला जाता है, उसमें बड़ा अंतर है। ये अंतर रहेंगे। सारे अंतर के बावजूद भी हम कहीं न कहीं ये कहलाते हैं ये राजस्थानी है, ये तमिल है। उसी तरह से हम चाहे अरुणाचल वाले जिस भाषा में बोलते हैं, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। मैं गुवाहाटी पहुँचा और मैंने कहा कि मुझे उस जहाज़ पे जाना, ब्रह्मपुत्र के जहाज़ पे जाना है, और वहाँ कामकाजी, तो कोई समझ नहीं रहा है। मैंने 8-10 रिक्शा वालों को कह दिया। एक पान वाला जो था उसने समझ लिया हमारी तकलीफ़ को। तो उसने क्या कहा कि बाबूजी आपको कहाँ जाना है? मैंने कहा वो ब्रह्मपुत्र में कामकाजी। उन्हें रिक्शा वाले को बोला इनको कॉम कोजी छोड़ दो। आप देखिए, बोला हाँ चलो ना। आप देखिए उच्चारण का अंतर रहेगा, बम्बैया हिंदी का अंतर रहेगा, असम की हिंदी का अंतर रहेगा, पर कुल मिलाकर के सारी विविधताओं के बीच में भी जैसे हमारी आत्मा एक है, उसी तरह से हमारे भक्ति कह लीजिए, हमारे महापुरुष कह लीजिए, हमारी वाणी कह लीजिए, ये सब एक है। मैं आज बहुत 10 सालों में जितना प्रसन्न नहीं हुआ उतना आज हूँ आप लोगों के बीच में। मुझे इतने सारे तमिल के लोग कभी नहीं मिले, और आपने हिंदी को इस रूप में सुना। मैं आपके हृदय की धड़कन बन सकूं और आप मेरे हृदय की धड़कन बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद।